भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कृषि वाले खंड की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस कृषि वाले खंड में आज नाबार्ड की चर्चा शुरू करनी है। समय समय पर पीछे के कई क्लास में जब कृषि वित्त का संदर्भ उठा है, तब तब नाबार्ड चर्चा में आया है। और नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है जो एक शीर्ष वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है कृषि वित्त के संदर्भ में, या इसको अगर थोड़ा सा और व्यापक रूप से देखा जाए तो कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह एक शीर्ष वित्तीय एजेंसी है। जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर है, जब रूरल डेवलपमेंट की इसमें चर्चा होती है तो इसमें न केवल कृषि बल्कि रूरल क्षेत्र में जो एमएसएमई सेक्टर का डेवलपमेंट है उससे भी ये नाबार्ड जुड़ा हुआ है, उससे भी इस नाबार्ड का संदर्भ है। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को यह स्थापित हुई है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में यह स्थापित हुआ है। इसका अगर फुल नेम आप देखिए, क्योंकि कई बार बीपीएससी इसका किसी किसी टर्म का पूरा नाम भी पूछ दिया करती है, जैसे नीति आयोग का कई बार पूछी हुई है ना। तो वैसे ही नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ये नाबार्ड 12 जुलाई 1982 से कार्य कर रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास में एक शीर्ष वित्तीय एजेंसी के रूप में। नाबार्ड के संदर्भ में जो 2018 में नाबार्ड संशोधन बिल आया, इस 2018 के बाद इसमें जो रिजर्व बैंक की आरबीआई की पूंजी लगी हुई थी, वो आरबीआई की संपत्ति ट्रांसफर हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। यानी अब इसमें आरबीआई की भागीदारी जो है वो नहीं है, आरबीआई की इसमें अब कोई भी पूंजी लगी हुई नहीं है, उसकी पूंजी हस्तांतरित हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। यानी कह सकते हैं कि नाबार्ड अब 100% भारत सरकार की कंपनी बन चुकी है, भारत सरकार की इसमें 100% पूंजी लगी हुई है। अब इसकी जो अधिकृत पूंजी थी, जो इसकी ऑथोराइज कैपिटल थी, उसको भी बढ़ाकर अब 50,000 करोड़ कर दिया गया है। अधिकृत पूंजी ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा दिया गया है, जो पहले 5,000 करोड़ था अब यह बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया है।
अर्थात कहने का मतलब है कि अब नाबार्ड की ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि के क्षेत्रों में जो लोन देने की क्षमता है, उस लोन देने की क्षमता में वृद्धि हो गई है ना। यानी अब वह अधिक से अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दे सकती है। जैसा कि पीछे भी हमने आपके साथ इस मुद्दे पे डिस्कस किया है, इस मुद्दे पे बात किया है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, कोई कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं उसके बाद उसको फिर से बता दिया करूंगा, है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से नाबार्ड जो है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों के या ग्रामीण विकासों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। और 2018 में इसकी जो ये ऑथोराइज कैपिटल का लिमिटेशंस बढ़ाया गया, इसके पीछे का बड़ा कारण है कि सरकार जो है वो उसका ध्येय था कि भाई ग्रामीण भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने के लिए जरूरी था कि गांवों में एमएसएमई का विकास किया जाए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं वो वहां पे डेवलप हो। तो वो वहां पे डेवलप हो तो इसके लिए भाई पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है। सरकार ने कई योजना भी चलाई, जैसे मुद्रा योजना का नाम सुने होंगे आप, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इस तरह की योजनाएं चलाई गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस एमएसएमई सेक्टर को विकसित किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके, ताकि ग्रामीण भारत से जो पलायन हो रहा है, जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम उठ खड़ी हुई है और शहर में जो बोझ बढ़ रहे हैं, शहर में जो माइग्रेटेड पीपुल आकर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ बस रहे हैं, जिसके वजह से जो अर्बन रिसोर्सेज है, जो शहरी संसाधन है, उन पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। तो उसका निदान भी इसमें काफी हद तक शामिल है। और इसी तरह की सिफारिश बहुत पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जिसको पूरा के नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी पूछ चुकी है ये क्वेश्चन को कि पूरा का संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। तो पूरा का कंसेप्ट, PURA कहते हैं उसको, उसका कंसेप्ट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कंसेप्ट है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। उनका यही कहना था कि भाई जिन शहरी सुविधाओं के प्रति अट्रैक्ट होके लोग गांवों से शहरों के तरफ पलायित हो रहे हैं, जिनका माइग्रेशन हो रहा है, उनको रोकने के लिए यह जरूरी है कि उन शहरी सुविधाओं को जिनको देख के वे शहर की तरफ आ रहे हैं, उन शहरी सुविधाओं को गांवों में ही उपलब्ध करा दिया जाए, गांवों में ही दे दिया जाए। तो यह भी सरकार की जो संकल्पना जो है वो कुछ हद तक उसी संकल्पना से ओतप्रोत दिखाई पड़ रही है, उसी संकल्पना से जुड़ी हुई भी दिखाई पड़ रही है। नीचे पॉइंट बना के एक लिख लीजिएगा कि नाबार्ड केसीसी कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की प्रबंधक एजेंसी है, केसीसी की प्रबंधक एजेंसी है। यानी वह किसान क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने का काम करती है। कौन? नाबार्ड। अब देख लीजिए, जब केसीसी की बात है तो यहीं पे इस केसीसी को देख लीजिए, केसीसी 1998 में शुरू किया गया। और केसीसी क्या है? तो केसीसी एक भूमि आधारित ऋण है ना, भूमि आधारित एक लैंड बेस्ड लोन है, जो लोगों को उसके लैंड के आधार पर मिलती है, लैंड के आधार पे लोगों को दिया जाता है। केसीसी बांटने का काम कमर्शियल बैंक भी करते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी करते हैं। इसको बांटने का काम कोऑपरेटिव बैंक भी करते हैं
जिसको सहकारी बैंक भी कहा जाता है, और इसको बांटने का काम आरआरबी भी करते हैं, जिसको रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर केसीसी को आप देखिए तो केसीसी सबसे अधिक बांटा है कमर्शियल बैंक ने। सबसे अधिक केसीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक के द्वारा हुआ है, और उसके बाद फिर कोऑपरेटिव और आरआरबी आते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, केसीसी जो कमर्शियल बैंकों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं, उनको रेगुलेट करती है आरबीआई, है ना। यानी पहले से भी आप जानते हैं कि कमर्शियल बैंकों के रेगुलेशन का काम किसका है, आरबीआई का है। तो कमर्शियल बैंक जो केसीसी भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका भी रेगुलेशन कौन करती है, तो आरबीआई। जबकि कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी ये जो केसीसी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इनका जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन होता है नाबार्ड के द्वारा, है ना। ये इसका रेगुलेशन नाबार्ड करती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कुल मिला के इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई जो कृषि के क्षेत्र में या गांवों के क्षेत्र में जो वित्त की सुविधा है, जो फाइनेंस फैसिलिटीज है, उस फाइनेंस की व्यवस्था करने का अंतिम रूप से जो दायित्व दिया गया है, वो दिया गया है किसको, नाबार्ड को। और नाबार्ड ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, मुख्य रूप से वह संबंधित है। लिखिएगा थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए कि वर्तमान में 6.67 करोड़, वर्तमान में 6.67 करोड़ केसीसी सक्रिय है। नीचे लिखना कि इसके अंतर्गत 7% की ब्याज दर पर 7% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। केसीसी में 7% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन समय से भुगतान करने पर, यानी टाइम टू टाइम यदि आपका रीपेमेंट ठीक ठाक है तो भुगतान करने पर आगामी केसीसी, यानी अगर कोई दूसरा उसके बाद आप केसीसी लीजिएगा तो आगामी केसीसी का ब्याज दर 4% हो जाता है। 4% हो जाता है। ध्यान रहे कि केसीसी जो है वो एक अल्पकालिक ऋण है ना, शॉर्ट टर्म लोन है। तो नोट कर लीजिए कि केसीसी से मिलने वाला ऋण एक शॉर्ट टर्म लोन है। अब
कृषि में दीर्घकालिक लोन भी होता है ना, लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए एक संस्था है, उसके लिए भी एक संस्था बनी हुई है जो कृषि के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है। हेडिंग बनाइए, भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो कहना है कहिए, एलडीबी। अब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप मेंस पढ़ेंगे, है ना, तो जब आप मेंस पढ़ेंगे तो मेंस में अब फिर यहाँ पे पढ़ा जाता है कि नाबार्ड का कार्य क्या है ना, इस तरह से फिर वो मेंस का टॉपिक हो जाता है ना। या फिर यूपीएससी का अगर कोई पीटी वगैरह पढ़ेगा तो, या वो यूपीएससी की अगर कोई तैयारी करेगा और पीटी की परीक्षा देगा तो फिर वो उस समय नाबार्ड के फंक्शन वगैरह के बारे में जानेगा, वो उस चीज की जरूरत है। बीपीएससी की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ना आते हैं, ना अभी भविष्य में उसकी कोई संभावना है। तो इसलिए अभी जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नाबार्ड और आदि से संबंधित, तो वह इसी तरह के प्रश्न आएंगे। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड किस क्षेत्र में कैसे कार्य करता है ना, और केसीसी से नाबार्ड का क्या रिलेशन है, जो मैंने आपके साथ यहाँ इंटरलिंक किया दोनों टॉपिक को। अब आप हेडिंग बनाइए, भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक, है ना, लैंड मॉर्गेज बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसको भूमि विकास बैंक के रूप में भी आप जानते हैं, तो भूमि विकास बैंक जिसको एलडीबी आप कह रहे हो, ये 1929 से कार्य कर रहा है ना, 1929 से यह कार्य कर रहा है। और यह लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। किस क्षेत्र में? तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना। यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है तो वह एलडीबी के द्वारा दिया जाता है। और इसको भूमि बंधक बैंक या लैंड मॉर्गेज बैंक इसलिए कहते हैं कि ये लैंड को मॉर्गेज करके लोन देता है ना। लैंड को मॉर्गेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना, और उसी के आधार पे आपको लोन दिया जाता है। और यदि आप लोन समय पे नहीं चुकाएंगे तो फिर आपकी जमीन को वो क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। इसलिए आप सुने होंगे पहले कि कई बार कई लोगों के घरों में कुर्की जब्ती हो जाती थी, है ना, वो लोन नहीं चुकाया तो उसकी कुर्की जब्ती हो जाती थी। तो वो क्यों होती थी? वो इसीलिए होती थी ताकि वो मॉर्गेज रखा था और वो समय पर चुका नहीं पाया, इसलिए ऐसी चीजें उत्पन्न हुई या ऐसी चीजें हुई। तो नीचे एक और पॉइंट बना के लिखिएगा कि भूमि विकास बैंक के दो शाखाएं होती हैं या दो इकाइयां होती हैं। भूमि विकास बैंक की दो इकाइयां होती हैं। एक है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, है ना, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, और एक होता है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, तो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसके दो इकाई हैं। हो गया?
ये देखिए, ये जो केंद्रीय भूमि विकास बैंक है, अब एक पढ़े थे, सहकारी पढ़ाए थे आपको, तो सहकारी में पढ़ाए थे केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिला स्तर पे कार्य कर, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है। वो केंद्रीय सहकारी बैंक जो उस समय वो जिला स्तर पे कार्य करता था, ये जिला स्तर का बैंक नहीं है, ये राज्य स्तर का बैंक है ना। और प्राथमिक सहकारी बैंक ये जिला स्तर में हो सकता है ना, जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। तो आमतौर पे और जहां पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक नहीं है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां केवल केंद्रीय भूमि विकास बैंक ही है, तो जो निचले स्तर पे है वहां निचले स्तर पर इसी केंद्रीय भूमि विकास बैंक का ब्रांच है ना, शाखा जिसको कहते हो हिंदी में, है ना। विभिन्न बैंकों के शाखा खुलते हैं, वैसे ही इसके भी शाखा खुले हुए हैं उन राज्यों में जहां पर प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक अस्तित्व में नहीं है, जहां वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर इसी का ब्रांच खुला हुआ है, ठीक है। और इनको पुनर्वित्त की सुविधा जो है, पुनर्वित्त का मतलब वही रीफाइनेंस, रीफाइनेंस की जो सुविधा है ये देता है कौन, नाबार्ड। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ देगा कि केंद्रीय भूमि विकास बैंक को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है, तो क्या उत्तर है उसका, नाबार्ड उसका उत्तर है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, यानी 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए ये लोन जो है वह लोगों को उपलब्ध कराता है, उतने अवधि के लिए लोगों को ऋण देता है। चलिए, थोड़ा सा अब एक दो चीज और है, उसको भी थोड़ा यहीं पे जान लेना चाहिए, यहीं पे उसको भी जान लीजिए। एक है हेडिंग बनाइए, कृषि विपणन, कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है ना, इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि भाई जो कृषि से संबंधित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की खरीद और बिक्री करना, है ना, उनके लिए बाजार देना। आमतौर पे दो प्रकार के कृषि के बाजार हैं, तो लिखिएगा अपने नोट्स में कि भाई सामान्यतया कृषि के दो प्रकार के बाजार हैं, सामान्यतया कृषि के दो प्रकार के बाजार हैं। पहला अनियमित बाजार और दूसरा नियमित बाजार। अनियमित बाजार और नियमित बाजार, है ना, अनरेगुलेटेड मार्केट एंड रेगुलेटेड मार्केट, है ना। तो अनरेगुलेटेड मार्केट क्या है और रेगुलेटेड मार्केट क्या है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट, अनियमित बाजार का सीधा अर्थ ये है कि भाई
वैसे बाजार जो विभिन्न एक्ट, विभिन्न नियम कायदे कानूनों से रेगुलेट नहीं होते, है ना। जैसे ग्रामीण हाट, जो रूरल मार्केट है, जो सामान्य नियम कायदे कानूनों से रेगुलेट नहीं हो, उन्हीं को कहते हैं क्या, अनियमित बाजार, है ना। इसमें तमाम कमियां रहती हैं, तमाम अनियमितताएं रहती हैं, तमाम शोषण के उपकरण प्रयोग होते हैं, तमाम व्यापारियों के द्वारा किसानों का और कमजोर लोगों का शोषण किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद रहती हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, उसका कोई रेगुलेशन है, कब कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है ना। तो एक वैसा बाजार, अगर गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे, है ना। और अगर गांव नहीं गए हो तो गांव के बाजार नहीं देखे होंगे, नहीं तो जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो और नियमित बाजार कैसा बाजार है भाई? तो नियमित बाजार एक ऐसा बाजार है, लिखिए, नियमित बाजार एक ऐसा बाजार है जो जो वैधानिक माध्यम से, वैधानिक का मतलब होता है लीगली, जो वैधानिक माध्यम से, यानी जो लीगली रेगुलेटेड हो, वैधानिक माध्यम से नियंत्रित हो, उसे नियमित बाजार कहते हैं। जैसे देखिए, एक एक्ट आया जिसको कहते हैं हम लोग मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003, है ना। एक एक्ट आया बाजार को रेगुलेट करने के लिए, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट 2003 में आया। और अभी देखिए, हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। ये जो 3 कृषि कानून थे, उसमें से एक कानून इसी को संशोधित कर रहा था, है ना। वो इसी के अमेंडमेंट के लिए लाया गया था, जो कि अब वापस हो गया है, उसको बैक ले लिया है सरकार ने। अब इसी में थोड़ा सा एक चीज है, उसको भी नोट ही कर लीजिए यहीं पे, कि उसका भी कहानी खत्म हो जाए। एग्रीडेक्स, छोटा सा हेडिंग बना के, एग्रीडेक्स। लिखिएगा कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने देश का पहला कृषि वायदा व्यापार सूचकांक, कृषि वायदा व्यापार सूचकांक एग्रीडेक्स वर्ष 2020 में शुरू किया है। ये क्या है? तो कृषि के वायदा बाजार से
वायदा व्यापार सूचकांक जो है, इसको फ्यूचर ट्रेडिंग इंडेक्स कहते हैं, है ना। एग्रीकल्चर फ्यूचर ट्रेडिंग इंडेक्स कब शुरू किया गया? तो 2020 में, है ना, 2020 में इसकी शुरुआत की गई है और इसमें कई सारे फसल को शामिल किया गया है और उन फसलों के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। उसी को कहते हैं क्या? एग्रीडेक्स, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। इसी में एक दो चीजें और हैं इस एग्रीकल्चरल मार्केट से संबंधित। मार्केटिंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि भाई वेयर हाउस की सुविधा हो। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि अगर किसान कोई फसल को उपजा रहा है तो वह लंबे दिनों तक उस फसल को सुरक्षित रख पाए ताकि उसका उचित कीमत उसको मिल सके। तो वेयर हाउस भंडारण यानी स्टोरेज की व्यवस्था ये बहुत जरूरी है। तो नीचे लिखिएगा थोड़ा सा कि 1950 में ग्रामीण बैंकिंग समिति 1950 में ग्रामीण बैंकिंग समिति यानी रूरल बैंकिंग कमेटी ने वेयर हाउस की सिफारिश की। नीचे लिखना कि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र में भंडारण और वेयर हाउसिंग, जो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की व्यवस्था है, भंडारण और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहला एफसीआई, जिसको भारतीय खाद्य निगम तुम कहते हो। केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड थर्ड वेयर हाउसिंग निगम, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। 3 है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। दूसरा है केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड थर्ड वेयर हाउसिंग निगम, है ना, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। सरकार लगातार इन कोल्ड स्टोरेज के चेन को बनाने पर ध्यान दे रही है ताकि इस कोल्ड स्टोरेज के चेन का विकास किया जा सके, इसको ठीक ढंग से विकसित किया जा सके। इसके लिए जो है वो सरकार कार्य कर रही है ना। चलिए आगे थोड़ा सा अगला एक हेडिंग बनाइए, नफेड। नफेड, NAFED, नफेड, NAFED, नफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या काम है नेफेड का? गठन हुआ है 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को
इस नेफेड को गठित किया गया है, नेफेड को बनाया गया है। और नेफेड का काम क्या है भाई? तो नेफेड किस लिए काम करता है? तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि राष्ट्रीय स्तर की यह राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष सहकारी संगठन है, यानी नेशनल लेवल की एक एपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष सहकारी संगठन है, हो गया। नीचे लिखिएगा कि यह अतिरेक वाले क्षेत्रों से, अतिरेक यानी सरप्लस, यह अतिरेक वाले क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों के तरफ, अभाव वाले क्षेत्रों के तरफ वस्तुओं का निर्यात करती है, वस्तुओं का निर्यात करती है। और उसमें भी सारी वस्तुओं का नहीं, तो लिखना नीचे पॉइंट बना के कि यह प्याज, प्याज, दाल, मिर्च, अदरक, लहसुन, लवंग, है ना, इन्हीं वस्तुओं का यह निर्यात करती है। ठीक है, चलिए अगला है दाल और प्याज, दाल, अदरक और प्याज, दाल और बोलो अदरक, लहसुन, लवण। हाँ ठीक। नेक्स्ट ट्राइफेड। ट्राइफेड ट्राइफेड ये भी उसी तरह की संस्था है जिस तरह की नेफेड है। इसका भी गठन 1987 में हुआ है। 1987 में इस संस्था को बनाया गया है, इस संस्था को गठित किया गया है। और ट्राइफेड का जो मूल उद्देश्य है कि भाई जनजातीय क्षेत्रों में, जो ट्राइबल इलाका, नाम से यह स्पष्ट है ट्राइफेड, है ना, तो जो जनजातीय इलाके हैं, जो ट्राइबल इलाके हैं, उन इलाकों में वस्तुओं को पहुंचाना, है ना, वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है किसका? ट्राइफेड का। तो लिख लीजिए बस छोटा सा एक लाइन कि जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के, निजी व्यापारियों के शोषण को खत्म करने के उद्देश्य से, जनजातीय क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के शोषण को खत्म करने के उद्देश्य से ट्राइफेड का गठन किया गया। ट्राइफेड का गठन किया गया। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी यहीं पे काम करके उसका भी खत्म करिए। एफसीआई, हेडिंग बनाओ, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 1965। देखिए लिए कि अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, और अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे 1 जनवरी 1965 को इस एफसीआई का गठन किया गया। एफसीआई की स्थापना हो गई थी 100 करोड़ के पेड अप कैपिटल से, है ना। 100 करोड़ के पेड अप कैपिटल से इसका गठन किया गया था, इसको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, गठन का समय और किस समिति के सिफारिश पे इसका गठन हुआ था, है ना। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये इतना सफिशिएंट है, इतना इसके लिए अच्छा है, इतना से काम प्रीलिम्स का तो चली जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ पर है, उसका भी काम यहाँ पर पढ़ के और हम लोग खत्म करते हैं। वो ये है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, हेडिंग बनाइए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। एमएसपी क्या है? तो देखिए एक तरह का इंश्योरेंस है जो किसानों को प्रदान किया जाता है, लेकिन फसल के पूर्व, किसानों को फसल के पूर्व दिया जाने वाला यह एक तरह का इंश्योरेंस है। आमतौर पे भारत में 2 तरह की फसल होती है, एक है खरीफ और दूसरा है रबी, यही ना। तो खरीफ फसल जो है वो आमतौर पे बोई जाती है जून और जुलाई के महीने में, और काट लिया जाता है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। और रबी फसल नवंबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती है। तो खरीफ फसल के लिए जून जुलाई में जो बोई जा रही है, तो इस समय के पहले ही उस फसल के लिए सरकार एक समर्थन मूल्य घोषित करती है कि भाई आप फसल बोइए निश्चिंत होके, अगर आपका फसल जितना भी होगा हम इस प्राइस पे खरीद लेंगे। ये कैसा प्राइस है? मिनिमम, यानी मिनिमम इतना पे खरीद लेंगे, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। अब ज्यादा कैसे हो सकता है? तो जैसे यहां सुनिए, मान लीजिए कि जून जुलाई के मौसम में सरकार ने खरीफ फसल के लिए एमएसपी घोषित किया, और सरकार ने घोषित किया कि हम 2200 रुपए पर क्विंटल जो है वो खरीदेंगे। जब फसल हो गया, सरकार को खरीदने की बारी आई, तो सरकार ने देखा कि नहीं भाई मार्केट में इसका कीमत थोड़ा ज्यादा है, तो लोग हमको न बेच के कहां बेचने लगेंगे? मार्केट में। अपने किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने कहा कि जो ये एमएसपी घोषित है ये तो रहेगी ही रहेगी, हम इसमें 200 रुपया पर क्विंटल बोनस देते हैं।
है ना। तो अब उसका कीमत कितना हो गया, 2400 रुपए पर क्विंटल। यानी वो ये नहीं कह सकती है कि अब 1800 में खरीदेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो फसल पूर्व घोषित किया जाता है, रबी में भी फसल बोने के पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। तो दो तरह का मूल्य होगा, आगे बताएंगे अभी हम। एक होता है ये एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्रय मूल्य, है ना। तो जैसे यही देखो ना, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ, एमएसपी हुआ, जो 2200 रुपए पर क्विंटल डिक्लेयर किया गया है, जो फसल बोने के पहले डिक्लेयर है। लेकिन सरकार ने खरीदा कितना में, 2400 रुपए पर क्विंटल में। तो यहाँ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस में। सरकार जितना में खरीदती है वह प्रोक्योरमेंट प्राइस है। सरकार फसल बोने के पूर्व फसल के लिए जो राशि घोषित करती है वह एमएसपी है। प्रोक्योरमेंट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से नीचे नहीं हो सकता है, एमएसपी से कम नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे लिखिएगा इसमें। ये एमएसपी आप नोट कर लीजिएगा कि यह एक बीमा है जो फसल पूर्व घोषित किया जाता है ना। और सर्वप्रथम 1966-67 में, 1966-1967 में गेहूं के लिए एमएसपी घोषित किया गया था। यानी सबसे पहले एमएसपी जो घोषित किया गया वो गेहूं के लिए घोषित किया गया था। और वो कब किया गया था, 1966-1967 में, है ना। वो उस समय मात्र गेहूं के लिए घोषित किया जाता था, है ना। आज 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। लिखेंगे नीचे कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। 1985 में इसका नाम 1985 में इसका नाम CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कर दिया गया। ये नाम चेंज किया गया था, तो उसमें एक लाइन नोट कर लीजिए कि डॉक्टर प्रोफेसर ML दांतवाला की सिफारिश पर जो कृषि मूल्य आयोग था उसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। नीचे लिखिएगा, एमएसपी का निर्धारण CACP के द्वारा किया जाता है।
एमएसपी का निर्धारण सीएससीपी के द्वारा ही किया जाता है। नीचे लिखेंगे कि वर्तमान में 24 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है। नीचे लिखेगा कि वर्तमान में एमएसपी उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया जाता है। उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया जाता है। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी को उत्पादन लागत के 2 गुना देने की सिफारिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रकार का बीमा है जो फसल के पूर्व घोषित किया जाता है। कौन घोषित करता है? तो सीएससीपी के सिफारिश पे सरकार इसको घोषित करती है। 24 फसलों के लिए ये घोषित हो रहा है। जो सीएससीपी नामकरण है वो एमएल दांतवाला कमेटी के सिफारिश पर 1985 में हुआ है। पहले उसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, है ना, जो 1965 में गठित हुआ था। क्लियर है? अब हेडिंग बनाइए, क्रय मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। क्रय मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है? तो लिखेगा कि सरकार जिस मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदती है, जिस मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदती है उसे क्रय मूल्य या प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। उसे क्रय मूल्य या कहा जाता है। चलिए, अब मैंने पहले ही बताया है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, उससे कम उसको नहीं किया जा सकता है। अब एक दो चीजें और हैं, उसको भी यहीं पे जान लीजिए तो ठीक ही रहेगा। आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट। आर्थिक लागत, ये आर्थिक लागत क्या है? देखो यार, जैसे एफसीआई जो है वो किसानों से अनाज खरीदती है और अपने यहां बफर स्टॉक जमा करती है।
तो एफसीआई जो किसानों से अनाज खरीदती है उस प्रक्रिया में बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो जो एफसीआई को खर्च करना पड़ता है वही खर्च क्या कहलाता है? आर्थिक लागत। तो नीचे लिखिएगा पॉइंट बना के कि किसानों से खाद्यान्न की खरीदारी के समय, किसानों से खाद्यान्न की खरीदारी के समय एफसीआई को, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई को कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है, कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है। यही उसका आर्थिक लागत कहलाता है, यही उसका आर्थिक लागत कहलाता है। अब ये उसी में पॉइंट बनाइए कि इस आर्थिक लागत के 3 घटक हैं, यानी इस इकोनॉमिक कॉस्ट के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन है? पहला किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य, किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य, कहने का मतलब है कि किसानों से जब फसल खरीदा जा रहा है तो उसके बदले में उसको जो पैसा दिया जा रहा है ना। दूसरा, खरीद संबंधी सहायक खर्च, खरीद संबंधी सहायक खर्च जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मजदूरी, ये सब है ना। और तीसरा, वितरण लागत, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में जो खर्चा लग रहा है वो नीचे एक स्टार बना के या नोट बना के लिखिएगा कि प्रशासनिक व्यय को आर्थिक लागत में नहीं जोड़ा जाता है। जो प्रशासन के लोग इसमें लगते हैं तो उनका खर्च इसमें ऐड नहीं होता है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिल ही रही है। तो प्रशासनिक खर्च को आर्थिक लागत में नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, अब अगर सवाल पूछ दे कि भाई निम्न में से आर्थिक लागत के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो प्रशासनिक व्यय उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिएगा, है ना, बाहर निकाल दीजिएगा, वह आर्थिक लागत में शामिल नहीं होता है। चलो एक अगला हेडिंग बनाओ, निकासी मूल्य, इशू प्राइस, निकासी मूल्य। अब थोड़ा सा यहां देखिए आप, ये निकासी मूल्य ये क्या है? अब बस थोड़ा सा समझिएगा, सारी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या है निकासी मूल्य। देखो, अभी किसानों से एमएसपी पर सरकार ने खरीदा एफसीआई के माध्यम से, वह क्या करती है तो अपने गोदामों में उसको जमा करती है, उसको भंडारण करती है, उसका बफर स्टॉक जमा होता है, और उसके बाद एफसीआई अपने उस खाद्यान्न को क्या करती है, पीडीएस को दे देती है ना। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको दे देती है। अब यहां देखिए, सरकार जो एमएसपी घोषित की,
वो आम तौर पे मान लो कि वह 20 रुपए पर केजी घोषित की, है ना। अरे 2000 रुपए पर क्विंटल तो 20 रुपए पर केजी नहीं हो गया। तो 20 रुपए पर केजी उसने डिक्लेयर किया कि भाई हम इतना आपको देंगे, यानी किसानों को इतना पैसा हम दे देंगे। लेकिन जब एफसीआई पीडीएस को देती है तो कितना में देती है? 2 रुपया, 5 रुपया, है ना, पर केजी। यही भाव रहता है। तो यहां देखो, खरीदने के समय एफसीआई ने खर्च किया 20 रुपया पर केजी, बेच रही है 2 रुपया पर केजी, अंतर है 18 रुपए पर केजी का गैप है ना। ये 18 रुपए पर केजी का जो गैप है, ये जो अंतर है, गवर्नमेंट ये क्या करेगी? इतना पैसा एफसीआई को देगी। इसी को कहते हैं खाद्यान्न सब्सिडी। क्या कहते हैं? खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी, है ना। इसी सब्सिडी को फूड सब्सिडी के रूप में जानते हैं, जो सरकार किसको दे देती है? एफसीआई को दे देती है, उसके इस घाटे को पाटने के लिए। ठीक, तो निकासी मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर एफसीआई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न देती है, उस मूल्य को क्या कहते हैं? निकासी मूल्य कहते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिएगा अपना, आगे बढ़िए। एक लाइन नोट कर लीजिए कि क्रय मूल्य और निकासी मूल्य के बीच के अंतर को, क्रय मूल्य और निकासी मूल्य के बीच के अंतर को खाद्यान्न सब्सिडी कहा जाता है। खाद्यान्न सब्सिडी कहा जाता है। चलिए एक चीज यहां और भी जान लीजिए, उसको भी खत्म करिए। हेडिंग बनाइए, कृषि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई इन एग्रीकल्चर, एफडीआई इन एग्रीकल्चर। एफडीआई इन एग्रीकल्चर। अपने कॉपी में 3 कॉलम बना लीजिए। एक सबसे लेफ्ट हैंड में क्षेत्र लिख लीजिए। एफडीआई की सीमा परसेंटेज में है ना। ये परसेंटेज में आपको मिल जाएगी। और मार्ग क्या है, किस मार्ग से आएगी? ऑटोमेटिक रूट से, स्वचालित मार्ग से, या अनुमति प्राप्त मार्ग से, है ना। क्षेत्र में लिखिएगा फूलों की खेती, फूलों की खेती, वानिकी, बीजों का विकास, सब कोमा दे के लिखो। फूलों की खेती, वानिकी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन, जलीय कृषि, कॉफी, रबड़, इलायची, ताड़ जिसे पाम कहते हो, ताड़, जैतून, सब्जी और मशरूम की खेती,
है ना, ये सब में 100% FDI है ना। और मार्ग क्या है, तो स्वचालित मार्ग है ना, ऑटोमेटिक रूट है, स्वचालित मार्ग है। बताए थे उस दिन, स्वचालित मार्ग और अनुमति प्राप्त मार्ग दोनों में अंतर होता है। और दूसरा नंबर, 2 नंबर, चाय की खेती एवं प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग जिसको कहते हो, चाय की खेती एवं प्रसंस्करण, FDI 100% इसमें भी है, लेकिन मार्ग अनुमति प्राप्त मार्ग। मार्ग कैसा है, तो अनुमति प्राप्त मार्ग है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।